हेलो फ्रेंड्स, रेलवे सामान अध्ययन क्वेश्चन बैंक सीरीज को हम लोग चालू कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक नंबर फर्स्ट, आरआरबी गुवाहाटी। जो क्वेश्चन पूछा गया उसको एनालिसिस करके आप कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में। आपके पास एसपीडी होगा तो उसका आप अपने पास रख लेंगे और उसको कैसे एनालिसिस करके पढ़ना है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। यहाँ पे हम लोग स्टार करके फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। अब हमको ये समझना है ये संघ सूची क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब हमको ये समझना है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है क्या, इसमें किस विषयों का उल्लेख किया गया है। तो संघ सूची, इसमें वैसे विषय होते हैं जिस पे केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन अगर किसी स्थिति में दोनों में कंट्रोवर्सी हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून मान्य माना जाएगा। अब मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। वर्तमान में 100 विषय हैं। ये वर्तमान की बात है। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे। वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे। वर्तमान में 52 विषय हैं। अब संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन सा विषय आते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत हम लोग देख पाएंगे रेलवे, संचार, ऊपर में हम लोग देखे थे जनगणना, राज्य सूची में बात करेंगे तो राज्य सूची के अंतर्गत राज्य पुलिस, अस्पताल,
कृषि, शराब, स्थानीय शासन इत्यादि ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, मजदूर, संघ, वन, ईटीसी ये सब विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। एक विषय, एक पॉइंट आप लिख लेंगे, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये हमारा प्रथम क्वेश्चन था, जनगणना की सूची के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। इसमें अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है, इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह या राज्य संघ होगा। अनुच्छेद 1 में भी यही बात बोला गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। मूल संविधान की बात कर ले, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, अनुसूची 8 थी, भाग 22। वर्तमान समय में अनुच्छेद 395 ही है। संख्यात्मक रूप से इसका मान लगभग 470। अनुसूची की बात करें तो वर्तमान समय में अनुसूची 8 की जगह 12, 4 अनुसूची बढ़ गई है। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। वर्तमान समय में भाग 22, संख्यात्मक रूप से 25। और मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूची 8, भाग 22 और एक प्रस्तावना का उल्लेख था, जो कि वर्तमान समय में भी एक ही प्रस्तावना है। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अब यहाँ पे मछली आ गया, तो इसको हम लोग एनालिसिस करके मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो याद रखना है, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम आप याद रखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्क लोग में ऑस्टियोमेलिसिस, तो उसको भी लिख लेंगे। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, जिसे सूखा रोग बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है। और यहाँ पे ये भी याद है, विटामिन की खोज पहली बार 1911 ईस्वी में फ्रांक ने की थी।
बाकी और आगे आएगा तो उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह तो याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की खोज पियाजे ने की थी। खोज पियाजे, और इसका नाम क्षुद्र ग्रह का खोज पियाजे। पहला खोजा जाने वाला क्षुद्र ग्रह कौन था? सेरस। पहला खोजा जाने वाला क्षुद्र ग्रह सेरस था। क्षुद्र ग्रह होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे गैसों का एक समूह, छोटे छोटे धूल कण टाइप का एक मोटा लेयर पाया जाता है, उसे ही हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एक पॉइंट और लिख लेंगे। क्षुद्र ग्रह आ गया। ग्रह के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो एक पॉइंट लिख लेंगे, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में ही प्राग सम्मेलन में बैठक जो हुई थी उसी समय उसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन क्या है? तुलबुल परियोजना कौन सा नदी पे है? तुलबुल परियोजना याद रखेंगे झेलम नदी पर है। कुछ और इससे संबंधित परियोजना याद रखेंगे, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी पे है। नाथपा झाकरी परियोजना भी सतलज नदी पे है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे है। पोंग परियोजना ब्यास नदी पे है। और याद रखें दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। और एक याद रखेंगे बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे भी है। और भी बहुत सारे परियोजना है जो आप लोग, ऐसे तो बहुत सारे परियोजना है लेकिन हम कुछ और को आगे में डिस्कस करेंगे, जो जो आते जाएगा उसको लिखें। नेक्स्ट आगे है बाबरनामा के लेखक। बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो खुद बाबर थे, क्योंकि ये बाबरनामा एक आत्मकथा है बाबर का, जो बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया था। याद रखेंगे तुर्की भाषा में लिखा गया था। ये बाबर का आत्मकथा है। फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने? अब्दुल रहीम खान ने तुजुके बाबरी नाम से किया था। तो फारसी में अनुवाद तुजुक ए बाबरी नाम से अब्दुल रहीम खान ने किया। बाबरनामा में एक भारतीय राजा का उल्लेख है जो बार बार कभी कभी सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। कृष्णदेवराय तुलु वंश के शासक, तुलु वंश के राजा थे कृष्णदेवराय का उल्लेख इसमें है। बाबरनामे में उस समय
तुलु वंश यानी कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। और बाबरनामा ही उस समय भारतीय पेड़ पौधों का भी उल्लेख किया गया है बाबर के द्वारा। और बाबर की पूरी जीवनी किस तरीके से वो उज़्बेकिस्तान से भारत आया, भारत में कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, वो सारा उल्लेख इसी में दिया गया है बाबरनामा में। पानीपत खानवा के युद्ध में अपनाई गई तुगलमा युद्ध पद्धति का भी उल्लेख इसमें किया गया है। भारतीय बाग बगीचों का भी वर्णन बाबरनामा में किया गया है। और आगे बाबर के बारे में पढ़ेंगे। ये मुगल वंश के संस्थापक थे। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, इब्राहिम लोदी को कैसे पराजित किया, इसका सारा उल्लेख बाबरनामा में है, जो कि मूल रूप से ये तुर्की भाषा में था, बाद में फारसी भाषा में अनुवाद तुर्जुक बाबरी नाम से अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। बाकी और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। और कुछ नए नए दिवस है जिसको हमको याद रखना है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। मतदाता दिवस 25 जनवरी। बालिका दिवस भी याद रखेंगे 24 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पे इसको मनाते हैं। विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका 14 अगस्त। और याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 दिन शौचालय दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस। और आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल सम्राट था जो कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था, जिसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इसको हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार कर इन्हें रंगून भेज दिया गया था। वहीं उनकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व। वैसे दिल्ली से बख्त खान जो थे वो किए थे, लेकिन मेन बहादुर शाह जफर को ही वहाँ पे नेतृत्व का कमान संभाला गया था। 1857 गिरफ्तार कहाँ से हुए थे ये? हुमायूं का मकबरा से। गिरफ्तार कर रंगून भेजा गया। रंगून बर्मा या म्यांमार भेजा गया, जहां 1862 में मृत्यु हो गई। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं अंतिम मुगल सम्राट। एक क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान छूट गया, उसको देख लेते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में देखेंगे तो 310 केल्विन। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अब वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। धन्यवाद।